ओम शांति। सेल्फ मैनेजमेंट की आवश्यकता कैसे महसूस हुई आज के युग में? अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट की हिस्ट्री को देखा जाए कि मैनेजमेंट कब से शुरू हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिकन जर्नल्स वापस लौटे तो उनके पास दो चीज थी। एक तो युद्ध से काफी पैसे कमा करके आए थे और दूसरा उनके पास एजुकेशन था कि जो एजुकेशन अमेरिका में उस समय बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाता था और उनको मालूम था कि अभी विश्व युद्ध के बाद दूसरा कोई विश्व युद्ध होने वाला नहीं है, इसीलिए क्या किया जाए। तो जो पैसा था उनके पास वो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद इंडस्ट्रीज शुरू किया और वहां जो मैनेजमेंट सिस्टम अपनाई वो मिलिट्री स्टाइल कि जो कमांड्स एंड कंट्रोल्स एक के हाथ में और वो जैसे कहे वैसे बॉटम लेवल तक हर एक को उन कमांड्स को फॉलो करना है। जैसे मिलिट्री में होता है, कमांडर जैसे कमांड करे वैसे सबको चलना होता है। और इसी प्रकार जो लोगों को एम्प्लॉय किया वो लोगों से यही कहा कि आप अपने हाथों को लेकर के आइए काम करने के लिए, कम विथ योर हैंड्स बट वी शैल यूज आवर हेड्स। आपको दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग हम चलाएंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और इसीलिए जैसा हम कहें वैसा आपको करना होगा। और इस प्रकार से अमेरिकन मैनेजमेंट शुरू हुआ, जहां देखिए इस मैनेजमेंट सिस्टम में तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में सारा कंट्रोल रहता था और स्टेबल ग्रोथ था, ग्रेजुअल ग्रोथ, क्योंकि और कोई इंटरफियरेंस नहीं था। ये था अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि वहां का कल्चर उस हिसाब से था। 30 साल तक तो ये मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छी चलती रही। 30 साल के अंदर अंदर जापान खड़ा हो गया और जब जापान खड़ा हो गया तो जापानीज ने वहां की कल्चर के हिसाब से कहा कि सिर्फ हाथों को लेकर क्यों आए, Why should we come with your hands? Come with your heads also. और इसलिए वहां के मैनेजमेंट सिस्टम में उन्होंने कहा कि हमें आपका दिमाग की शक्ति भी चाहिए, हमें आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, हमें आपके प्रपोजल्स, आपके आइडियाज, आपके सजेशंस चाहिए, क्योंकि वहां का कल्चर उस हिसाब से है सोशल या सोसाइटी कल्चर कि जहां कॉन्शियसनेस वी कॉन्शियसनेस है और अमेरिकन सोसाइटी में आई कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअलिज्म। और इसीलिए जापानीज मैनेजमेंट थोड़े सालों के अंदर ही बहुत आगे बढ़ चुका, हर रीति से एक लीडर बन गया, क्योंकि हर एक का दिमाग और हर एक के दिमाग की क्रिएटिविटी, उनके आइडियाज इतने वैल्यूएबल सिद्ध हुए कि जिससे अच्छे से अच्छी चीजों को वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर पाए। और इसीलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM जापानीज सिस्टम के आधार पर बना। तो अमेरिकन मैनेजमेंट में स्टेबल ग्रोथ था, ग्रेजुअल ग्रोथ था। एक गाड़ी को बनाने में उन्हें 18 मास लगते थे अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में, परंतु जापानीज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर एक गाड़ी को उन्होंने 18 दिन में बना दिया उस समय। इसलिए कहा कि हर चीज इतनी फास्ट होती गई कि जिसके कारण थोड़े समय में बहुत प्रगति जापानीज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर वो लोग कर पाए। तभी ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड जापानीज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट को अपनाने लगी और सारे वर्ल्ड में लोगों को जापानीज सिस्टम चाहिए थी कि हर बात में जापानीज सिस्टम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। लेकिन देखा गया कि 20 साल तक यह सिस्टम भी बहुत अच्छी चलती रही, लेकिन आज 20 साल के बाद दे आर ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम। और उनका प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन टू मेनी हेड्स गेट टुगेदर ईगो स्टार्ट्स क्लैशिंग। क्योंकि आज जैसे देखा
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम है। तो इसलिए सबका ईगो टकराने लगा, तो अच्छे से अच्छी मैनेजमेंट सिस्टम फेल होने लगी। इसीलिए द ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड wants something more than hands and heads. And what do they want? They want the hearts of people. उन्हें लोगों का हृदय चाहिए। आज के मैनेजमेंट गुरुज इसके ऊपर काफी किताबें लिख रहे हैं। How to bring the heart into the business, the soul into the business. कोई भी कार्य करे तो उसमें हृदय को कैसे जोड़े, क्योंकि जब हृदय को जोड़ते हैं वहां क्लैशेस कम हो जाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। और इसलिए आज की ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड ये सिस्टम को ढूंढ रही है कि हार्ट्स को कैसे बिजनेस में कार्य क्षेत्र पर लाया जाए। और हार्ट्स का मतलब क्या है? हार्ट्स का मतलब है सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कैन वी मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल? आजकल लोगों को जिम्मेदारी संभालने में काफी कष्ट होता है। जहां पर भी जिम्मेदारी की बातें की जाती है वहां पर लोग क्या कहते हैं, हम कार्य कर देंगे, पूरा सहयोग देंगे, लेकिन जिम्मेदार आप किसी और को बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। लोग जिम्मेदारी उठाने में डरते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। हाउ टू मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल। और आज के कार्य क्षेत्र पर बिना जिम्मेदारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो हार्ट्स इनटू द बिजनेस मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल। दूसरा, हार्ट्स का मतलब है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। और आज के लोगों को प्रतिबद्ध कैसे बनाए, हाउ टू मेक पीपल कमिटेड। जहां भी कमिटमेंट की बात आती है वहां क्या कहेंगे, हम कार्य कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, सब कुछ करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, परंतु हम कमिट नहीं करते हैं कि इतने दिन में ही यह कार्य हो जाएगा। कमिटमेंट की कमी है। और जहां कमिटमेंट नहीं है वहां हर कार्य में लेंथीनेस, और इतना वो लंबा खींच सकता है कि जितना टाइम कंज्यूम होता है उससे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो आज के युग में हार्ट्स इनटू द बिजनेस मीन्स मेकिंग पीपल गेट कमिटेड। तीसरा, हार्ट्स अर्थात मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं है आज दुनिया के अंदर। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति शुक्रवार शाम को जब घर जाता है और अगर सैटरडे संडे छुट्टी हो, उस समय उसको पूछा जाए हाउ डू यू फील टुडे, आज कैसा महसूस होता है, बड़ी खुशी से वो कहेगा अरे सैटरडे संडे ऑफ है, 2 दिन बस ये कमिटमेंट्स है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फैमिलीज के साथ समय देना होगा, ऐसा करना होगा, वो करना। इतने प्लान्स उसकी बुद्धि में है और इतना हाईली मोटिवेटेड है वो। लेकिन वही व्यक्ति जब सोमवार सुबह को काम पर आता है, उस समय उसको पूछो हाउ डू यू फील टुडे, जबकि उसको मालूम है कि ये पूरा वीक इतना हेक्टिक रहना है और इतना काम का बर्डन आना है। जब ये मालूम हो जाता है तो सोमवार सुबह को मे भी 2 दिन की फ्रेश मेमोरीज है इसलिए अच्छा भी हो, लेकिन सारा हेक्टिक सोमवार पास होने के बाद शाम को अगर वही व्यक्ति को पूछो हाउ डू यू फील टुडे, तो कंप्लीटली डीमोटिवेटेड, एज इफ ही हैज टू ड्रैग द होल वीक। कैसे सारा वीक पूरा होगा, कैसे ये काम पूरा होगा, और इतना प्रेशराइज्ड है, इतना बर्डन्ड है उस कार्य से कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसलिए हार्ट्स इनटू द बिजनेस अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। और आज के ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं इसी के लिए करते हैं कि ये 3 चीजें मनुष्य के जीवन में आ जाए और जिसके आधार पर बिजनेस का सक्सेस है। लेकिन
कितने लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जस्ट टू मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल, कमिटेड एंड मोटिवेटेड। और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद अगर देखा जाए, हाउ मेनी पीपल आर मोटिवेटेड, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी? बहुत कम, ना के बराबर होता है। तो इसलिए वर्तमान समय में ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ मेथड ऑफ हाउ टू ब्रिंग द हार्ट्स इनटू द बिजनेस। और वहीं पर ये सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप टीचेस अस द टेक्निक टू ब्रिंग द हार्ट इनटू द बिजनेस। हाउ? ये टेक्निक लिया गया है भारत के एंशिएंट फिलॉसफी से। 5000 साल पहले ये दिखाया जाता है कि भारत में गुरुकुल सिस्टम्स थी, कि जिस गुरुकुल सिस्टम्स में ब्राह्मण का बच्चा भी पढ़ने जाता था और एक राजकुमार भी पढ़ने जाता था, और वहां पर उस गुरुकुल में उसे क्या सिखाया जाता था? सेल्फ मैनेजमेंट। कि वहां पर कोई डिफरेंस नहीं होता था कि ये राजकुमार है इसलिए ये एक्सेप्शनल है, ये कार्य नहीं करेंगे, या ये ब्राह्मण का बच्चा है इसलिए ये काम करेगा, नहीं। लेकिन वहां हर एक को कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहना पड़ता था। शास्त्र में ये पढ़ते हैं कि श्री राम जी आश्रम की सफाई करते थे, गुरुकुल की सफाई करने में मददगार बनते थे। श्री कृष्ण जी जंगल में जाकर के श्रीदामा के साथ लकड़ियां उठाते थे, ले आते थे। वो क्या था? सेल्फ मैनेजमेंट। और उन्हें ये कार्य क्यों कराया गया? इसलिए कि जब वो राज्य की डोर अपने हाथ में संभाले, उस वक्त उन्हें इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए कि आश्रम की सफाई करना या सफाई के कार्य की वैल्यू क्या है, जिस कारण कोई भी व्यक्ति अगर उस लेवल का भी आ जाए जस्टिस के लिए तो उन्हें पूर्ण जस्टिस वो दे पाए। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स उस गुरुकुल में सिखाई जाती थी, और इसीलिए द होल वर्ल्ड इज टर्निंग टुवर्ड्स इंडियन विजडम। और यही समझते हैं कि हाँ, इंडियन एथिक्स कुछ ऐसे हैं, इंडियन एथॉस कुछ ऐसे हैं जिसके माध्यम से हमें ये विधि प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट वो विधि प्रदान करती है कि किस प्रकार हर कार्य की वैल्यू को समझने के लिए और उस कार्य करने के लिए कौन से वैल्यूज की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम पूर्ण जस्टिफिकेशन कोई भी कार्य को दे सकते हैं। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट उस भारत का एंशिएंट कल्चर से लिया गया है। और तभी एक प्रेडिक्शन याद आती है कि जब कहा जाता है कि वन डे इंडिया विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर द होल वर्ल्ड। और यह सत्य है कि एक दिन आएगा कि जब भारत मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी गाइडिंग लाइट फॉर द होल वर्ल्ड बन जाएगा, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा खजाना है तो विजडम का खजाना है, और ये विजडम का खजाना सारे विश्व को लाइट दे सकता है। तभी हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस कोलैप्स होती जा रही है वो किस ओर आ रहे हैं? ईस्टर्न वर्ल्ड की ओर आकर के ईस्टर्न वर्ल्ड में वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी ईस्टर्न वर्ल्ड के पास वो कल्चर है जिसके माध्यम से वो कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके पास वो कंपस है जिससे ये ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड को एक डायरेक्शन मिल सकती है। और इसीलिए जापानीज लोगों ने भी जब ये ईगो क्लैश शुरू हुआ तो एक ही चीज उस विजडम से अपनाई जिसके माध्यम से कुछ हद तक वो अपने आप को संभाल पाए, और वो थी मेडिटेशन। कि जिस मेडिटेशन के माध्यम से माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और रिलैक्सेशन को अपना करके वो दुनिया को इस विधि का पता बता सकते हैं कि कैसे माइंड जब हाइपरटेंस्ड हो जाता है तो उस समय उसको चार्जिंग की आवश्यकता रहती है, और ये मेडिटेशन टेक्निक चार्ज करने में हमें हेल्प करती है।
जब माइंड को वो चार्ज कर लेती है तो उस समय कैसा भी कार्य हो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो किस प्रकार मनुष्य के अंदर इतनी निराशा पैदा होने लगी है कि जिस कारण जैसे कहा मोटिवेशन ही खत्म हो गया है। अब वो मोटिवेशन कहां से आए? कोई स्कूल तो है नहीं जो उसको सिखा सकती है कि कैसे मोटिवेट होना चाहिए। वो मोटिवेशन भीतर से आएगा। और वो मोटिवेशन कैसे आता है? मोटिवेशन के साइकिल में अगर देखें तो मोटिवेशन के लिए एक तो कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है और दूसरा उसका रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जो कुछ हम करते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। परंतु ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आए? आज मनुष्य के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए मोटिवेशन नहीं आता है या ही इज नॉट मोटिवेटेड, या मोटिवेट होने में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता भी है तो डरता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आए? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले चाहिए उसको नॉलेज। जहां ज्ञान है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लेकिन कई बार ये भी देखते हैं कि किसी के पास नॉलेज तो होता है, सब्जेक्ट नॉलेज भी होता है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों ऐसा? उसका कारण है कि वो नॉलेज को सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल तक रखा है, वो नॉलेज को डाइजेस्ट नहीं किया है। जब वो नॉलेज को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उससे शक्ति जनरेट होती है। तभी कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, कि जब तक वो नॉलेज को डाइजेस्ट करके उसका जो पावर है उसको जनरेट नहीं कर सकते हैं तब तक कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता है। तो नॉलेज enables us to build up the willpower या awaken the willpower, and willpower therefore develops that confidence within ourselves। और जब विल पावर और कॉन्फिडेंस दो चीज है तब हम क्या करते हैं? हम इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए एक इनिशिएटिव लेते हैं और उस इनिशिएटिव लेने से कोई भी कार्य में एक चेंज ले आ सकते हैं, परिवर्तन ले आ सकते हैं समय के आधार पर। और वो परिवर्तन से धीरे धीरे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, वो अनुभव से हम उस चेंज को मास्टर कर सकते हैं। मास्टर करने के बाद वो मास्टरी जैसे ही आ जाती है, उस मास्टरी से फिर सेटिस्फैक्शन हमारे भीतर आ जाता है। तो वो सेटिस्फैक्शन नए अनुभव प्रदान करते हैं जिससे हमारे नॉलेज में इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट होता है, कि वो नॉलेज स्टैग्नेंट, बुकिश या लिमिटेड नहीं, लेकिन वो अनुभव के माध्यम से हमारा बुद्धि का विकास, और बुद्धि के विकास में भी ज्ञान का और अनुभव बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये साइकिल कांस्टेंट चलता रहता है, जिसको कहते ही है व्हील ऑफ मोटिवेशन। और ये व्हील ऑफ मोटिवेशन सेल्फ से शुरू होता है, और जहां वो सेल्फ से शुरू हुआ तो कांस्टेंट चलता रहता है। उससे कभी भी मोटिवेशन कम नहीं होता है, निराशा नहीं आती है, लेकिन आशावादी बनकर के वो प्रगति के पथ पर आगे से आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार से अनेक क्वालिटीज को हमें खुद डेवलप करनी है, भीतर से ले आना है, और उसके माध्यम से चेंज आरंभ कर सकते हैं। और वो चेंज सुपरफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर करके देखा जाता है कि कोई भी चेंज को जब हम लाने की कोशिश करते हैं तो बाह्य रूप से तो चेंज बहुत जल्दी आ जाता है, परिवर्तन को हम बहुत जल्दी ले आते हैं, बिहेवियर लेवल पर जल्दी चेंज ले आते हैं, जिससे हमारे कर्म में परिवर्तन सहज ले आते हैं। दूसरा परिवर्तन हम एक बौद्धिक स्तर पर भी ले आते हैं, हमारे समझ में परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन जो हम ले आते हैं वो है भावनात्मक स्तर पर परिवर्तन, इमोशनल, हमारी फीलिंग्स में परिवर्तन। लेकिन देखा गया है कि कोई भी परिवर्तन जब हम ले आते हैं तो वो परिवर्तन टेम्पररी होता है। कुछ समय के बाद जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होता है, वो परिवर्तन वापस जैसे था वैसी स्थिति में चला जाता है,
वो परिवर्तन रहता नहीं है, उसको मास्टर नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि रूट लेवल से हम वो परिवर्तन आरंभ नहीं करते। वो रूट लेवल कौन सा है? रूट लेवल है कॉन्शियसनेस, मन की स्थिति में परिवर्तन। और मन की स्थिति में परिवर्तन तभी ला सकते जब विचारधारा में परिवर्तन आने लगता है, जब विचारों में क्रिएटिविटी आने लगती है। और वो नवीनता जितनी विचारों में बनी रहती है उतनी हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आता। और कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आने से ये तीनों स्तर पर, भावनात्मक, बौद्धिक और व्यवहारिक स्तर पर, वो परिवर्तन को हम कायम कर सकते हैं। नहीं तो वो परिवर्तन सदा काल के लिए नहीं, टेम्पररी समय के लिए रहता है और उसके बाद जैसे थे वैसे ही स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। परिवर्तन आज के युग की आवश्यकता है और वो परिवर्तन सिर्फ सुपरफिशियल लेवल तक नहीं, लेकिन एक भीतरी परिवर्तन, अंडरस्टैंडिंग में भी परिवर्तन तभी हमारे जीवन में आता है। जैसे वो दृष्टांत याद आता है कि समुद्री यात्रा में एक बार एक बैटल फ्लीट जा रही थी, अचानक तूफान आया और उस तूफान में कई जहाज अपने नॉर्मल रूट से हट करके दूसरी दिशा में चले गए। एक बैटल फ्लीट भी दूसरे रास्ते पर दूसरे कोर्स में चली गई। जब तूफान शांत हुआ, रात्रि का समय हो चुका था और उस समय कैप्टन ने अपने एक ऑफिसर को कहा कि जरा डेक पर जाकर देखो कौन सी दिशा में हम पहुंच गए हैं और डेस्टिनेशन हमारा ये है, उस हिसाब से आप दिशा फिक्स कर दो। ऑफिसर इतना एंथुसियास्टिक था, वो तुरंत ऊपर चला गया और उसने दिशा को देखते हुए दिशा को सेट किया, जहाज को भी उस दिशा में सेट किया। फिर उसने दूरबीन उठा करके चारों ओर देखना आरंभ किया। जब चारों ओर देखना शुरू किया तो जिस दिशा पर उसने अपने जहाज को रखा था, दूर उसे एक लाइट नजर आई और जैसे ही वो लाइट को देखा वो एकदम घबरा गया कि जरूर कोई डेंजर है, ये लाइट फ्लिकरिंग है तो डेंजर का इशारा दे रही है। तुरंत वो नीचे आया और अपने कैप्टन को सुनाया कि दूर जहाज की जो सेटिंग की है जिस रूट पर, उस रूट पर मुझे एक लाइट नजर आ रही है और डेंजर का इशारा मिल रहा है, तो क्या करें? कैप्टन ने कहा उसको मैसेज दे दो। जैसे ही मैसेज दिया, वापस मैसेज आया कि आप कृपा करके अपने जहाज के दिशा को बदली करो 20 डिग्री। कैप्टन को बड़ा गुस्सा आया जब उसने फिर से मैसेज दिया कि प्लीज ये बैटल फ्लीट है और इसीलिए मैं कैप्टन फलाना फलाना बोल रहा हूं, आप अपने जहाज को हटा दीजिए 20 डिग्री। सामने से फिर से जवाब आया, कृपा करके आप अपने जहाज को हटा दीजिए। तीसरी बार जब कैप्टन ने कहा ये बैटल शिप है, ये नहीं हट सकता है, तब सामने से जवाब आया कि मैं भी एक लाइट हाउस हूं, मैं कैसे हट सकता हूं। कहने का भावार्थ, जब कैप्टन की समझ में यह आया कि लाइट हाउस से नहीं हट सकता है, तब उसने अपने जहाज की दिशा परिवर्तन कर दी। जब तक समझ की शक्ति में बात नहीं आती है तब तक परिवर्तन संभव नहीं होता। इसलिए विचारधारा में परिवर्तन लाना है, तभी भी हम जितना समझते हुए परिवर्तन को अपनाएंगे तो वो परिवर्तन सदाकाल के लिए रह सकता है। तो यही परिवर्तन की प्रक्रिया विचारधारा से आरंभ करनी है, ये सेल्फ मैनेजमेंट हमें सिखाता है। ओम शांति।